वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और क्लास 8 की बात करेंगे इस वीडियो में, और एसएसटी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। सोशल साइंस की बात करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जाति और समाज सुधारक के रूप में किस प्रकार से देश में महिलाओं की शिक्षा आगे बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा जाति और समाज में सुधार किस प्रकार से हो रहे थे, लोगों में जाति व्यवस्था किस प्रकार की थी, उसकी हमने बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे समानता और न्याय की मांग। हमारी जो आज हेडिंग है, समानता व न्याय की मांग। ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से भारत के अंदर समय के साथ साथ में लोगों ने समानता की मांग की और न्याय की मांग की है। क्योंकि जब महिलाएं पढ़ने लगी हैं, देश के अंदर शिक्षा बढ़ती जा रही थी, लोग जागरूक होते जा रहे थे, तो समाज के अंदर लोग समानता की मांग करते जा रहे थे और न्याय की भी मांग शुरू कर देते हैं। हमने जाति व्यवस्था के बारे में बात की है। हमने देखा कि 19वीं सदी के लगभग आधे के बाद में, 19वीं शताब्दी जब आधी चली गई थी, उसके बाद में जो गैर ब्राह्मण जातियाँ थी, गैर ब्राह्मण जातियों का मतलब ये हुआ कि जो ब्राह्मण जातियाँ नहीं थी, उसमें जो लोग हैं, गैर ब्राह्मण जातियों के अलावा जो बाकी जातियों के लोग हैं, ब्राह्मण को छोड़ करके जो बाकी जाति के लोग हैं, वो जाति या जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लग जाते हैं। कब? 19वीं शताब्दी के बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि जो जातीय भेदभाव लोगों के साथ में हो रहा था कि उनको मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाएगा, जाति के हिसाब से उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, पढ़ने का अधिकार केवल उच्च जाति को है। इसके अलावा जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ने का वो भी उच्च वर्ग के पास में अधिकार है। इस प्रकार का जो जातिगत भेदभाव हो रहा था, उसके खिलाफ, उसके विपरीत में लोग क्या करते हैं, आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। कब? 19वीं शताब्दी के बाद। अब उन्होंने भेदभाव जो हो रहा था उनके साथ में, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और आंदोलन की शुरुआत करते हैं वो लोग। और आंदोलन के तहत वो समानता और न्याय की मांग करते हैं कि हमें समान रूप से माना जाए, हम भी लोग की जैसे हैं, हमको भी समानता का अधिकार मिले, हमको भी न्याय मिले। इस प्रकार के आंदोलन शुरू हो जाते हैं 19वीं शताब्दी के बाद में। अगर हम देखें मध्य भारत में, तो जो सतनामी आंदोलन की शुरुआत है वो घासीदास ने की थी। कौन सा आंदोलन? सतनामी आंदोलन। तो मध्य भारत में सतनामी जो आंदोलन है उसकी अगर हम शुरुआत देखें तो किसने की थी? तो घासीदास ने की थी। एक व्यक्ति था घासीदास, उसने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी मध्य भारत में। इन्होंने देखा कि किस प्रकार से समाज में भेदभाव हो रहा है जातिगत, तो इन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और घासीदास ने जो चमड़े का जो काम करने वाले लोग हैं उनको संगठित किया। क्या उनको संगठित किया, ठीक है, जो चमड़े का काम करने वाले हैं, और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन की शुरुआत करते हैं घासीदास जी। बात समझ में आ रही होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सतनामी आंदोलन है उसकी शुरुआत घासीदास ने की थी। इस आंदोलन में किसका संगठन था? तो जो चमड़ी का काम करने वाले थे उन लोगों को इकट्ठा किया ताकि वो आंदोलन कर सके और अपने आंदोलन में भाग लेकर अपने समाज सुधार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। पूर्वी बंगाल की बात करें अपन, किसकी? पूर्वी बंगाल की। तो पूर्वी बंगाल में जो हरिदास ठाकुर हैं, हरिदास ठाकुर, पूर्वी बंगाल में हरिदास जो ठाकुर हैं, इन्होंने तो वापस सुनेंगे कि पूर्वी बंगाल में जो हरिदास ठाकुर के जो अलग अलग काश्तकार हैं उनके बीच में जो जातिगत व्यवस्था है उस पर अलग अलग सवाल खड़े हो जाते हैं। तो मैंने आपको कहा कि मतुआ पंथ के जो लोग हैं उन्होंने चांडाल काश्तकारों के बीच में जो काम किया, कौन से पंथ के? मतुआ पंथ के। मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच में काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्रह्मवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए
किसने? हरिदास ने, कि जो ब्रह्मवादी ग्रंथ हैं वो कोई काम के नहीं है, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। और जिन्हें आज केरल कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उन्हें केरल कहा जाता है। वहाँ एजावा जाति के श्री नारायण गुरु ने भी अपने लोगों के बीच में एकता का आदर्श रखा है। तो समय समय पर अलग प्रकार के लोग सामने आते हैं और जाति के विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो एक तो नारायण जी हैं, श्री नारायण गुरु ठाकुरदास घासीदास। तो मैंने आपको कहा कि जो एजावा जाति के जो नारायण जी हैं वो क्या करते हैं, वो समाज के अंदर लोगों के बीच में एकता रखने का प्रयास करते हैं, एकता के आदर्श के रूप में माना जाता है। हरिदास जो ठाकुर है वो पश्चिम बंगाल के अंदर जो मतुआ पंथ के जो चांडाल काश्तकारों हैं उनके बीच में काम भी किया। ठाकुर होते हुए भी काश्तकारों के बीच में काम करते हैं। और जो लोग, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ऐसे ग्रंथ है जो ये मानते हैं कि जाति व्यवस्था सही है, उनके विरोध में खड़े होते हैं हरिदास ठाकुर। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच में जो भेदभाव है उनका विरोध किया नारायण गुरु ने, ये भी ध्यान रखना है आपको। और उनके अनुसार सारी जो मानवता की जो जाति हैं, मानव जो हैं उन सब की जाति एक ही है, मानवता सबकी एक जाति है। ऐसा नहीं है कि लोगों की अलग अलग जाति होती है, सबकी एक ही जाति है, मानवता जाति। ठीक है। तो इस प्रकार से नारायण लोगों के अंदर एक आदर्श के रूप में काम करते हैं और लोगों को समझाते हैं कि सारी एक ही जाति है, सब मानवता की जाति हैं, अलग अलग जातियाँ समाज में नहीं होनी चाहिए, उनका विरोध किया। नारायण जी का एक महत्वपूर्ण कथन था कि ओरु जाति मोरु ओरी जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु। मतलब इन्होंने कहा कि मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। इस प्रकार की बात करते हैं नारायण जी कि जो मानवता है उस मानवता की एक जाति है, एक ही धर्म है और एक ही ईश्वर है। ईश्वर भी क्या है? एक ही है, अलग अलग बिल्कुल नहीं है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की है जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे, ऐसे पंथ चलाते हैं। जैसे हरिदास ने, मैंने आपको कहा कि जो मतुआ पंथ के थे, कौन सा पंथ है? मतुआ पंथ। ठीक है। जो ब्राह्मण लोग नहीं हैं, वो गैर ब्राह्मण जो जाते हैं, उन लोगों ने पंथों की स्थापना की और उनके बीच ही काम करते जिन्होंने उस आदतों और तौर तरीक़ों को बदलने का प्रयास किया। ठीक है। इसके अलावा प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने के प्रयास किए। इस प्रकार के पंथ आगे बढ़ते हैं। तो ये इस प्रकार से समाज में आंदोलन शुरू हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको समानता और न्याय की मांग करने के लिए। तो 3 व्यक्तियों का नाम याद करना है, घासीदास, हरिदास ठाकुर, नारायण। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पढ़ते हैं गुलामगिरी। गुलामगिरी का मतलब क्या होता है? इसको अगर मैं बड़ी मात्रा लिखूं तो सही रहेगा। गुलामगिरी, देखो गुलामगिरी का मतलब क्या होता है। जो निम्न जाति के एक नेता थे जिनका नाम था ज्योतिराव फुले। एक निम्न जाति के नेता थे जिनका नाम था ज्योतिराव फुले। ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं। इन्होंने, ज्योतिराव फुले ने 1827 ईस्वी में ज्योतिराव फुले ने 1827 में इनका जन्म हुआ और उसके बाद में 1827 में जन्म के बाद में जब थोड़े बहुत समझने लगे तो इन्होंने जो ईसाई प्रचारक हैं, ईसाई धर्म फैलाने वाले, उनके जो स्कूल है उस स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ज्योतिराव फुले ने ईसाई धर्म जो प्रचारक हैं फैलाने वाले, उनकी जो स्कूल थी उस स्कूल में ज्योतिराव फुले ने पढ़ाई की। 1827 में उनका जन्म हुआ और जब बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि जाति के आधार पर समाज में अलग अलग प्रकार से लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। क्या हो रहा है? अन्याय। ये भी देखा उन्होंने। जब बड़े हुए देखा कि समाज के अंदर जाति का आधार पर लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा है,
ठीक है। तो इस प्रकार के अन्याय के विरोध में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को आर्य की संतान मानते हैं और वो कहते हैं हम आर्य की संतान, इसलिए हम सबसे अलग श्रेष्ठ हैं। इनका अपना खुद का अलग तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो इस महाद्वीप के बाहर आए थे और उन्होंने इस मिट्टी को असली वासियों आर्यों के आने से पहले यहाँ रहने वाले जो मूल निवासी हैं उनको गुलाम बनाया है और तुम उन गुलामों में से हो। मतलब जब आर्य अपने प्रभुत्व स्थापित कर चुके लिए, उन्होंने कर लिया, यहाँ की जनता को पराजित कर लिया, तो वो जो आर्य लोग हैं यहाँ की जनता को नीच या निम्न मानने लगी। और उसके बाद में उनका ऐसा अपना मत था। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्य हैं वो बाहर से आए हुए हैं और वो विदेशी हैं, ऐसा कौन कहते हैं? ज्योतिराव फुले कहते हैं। ये यहाँ भारत में आते हैं, भारत उपमहाद्वीप में यहाँ के लोगों पर आक्रमण करते हैं और उनको हरा लेते हैं। उसके बाद जो आर्य लोग हैं वो यहाँ के लोगों को नीच समझते हैं, उनको नीचा मानते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एक बात ये भी महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा फुले ने ये भी कहा है कि ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो विदेशी लोग हैं। ये धरती यहीं के लोगों की हैं और इस प्रकार से इन्होंने निम्न जो जाति के लोगों को आगे बढ़ाया। इसके अलावा ज्योतिराव फुले का दावा था, ज्योतिराव फुले का दावा था कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ भारत एक स्वर्ण युग था और तब जोधा किसान ज़मीन जोतते थे। मराठा देहांत पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। कौन? मराठा। ऐसा उनका मानना था कि जो मराठा है वहाँ पर शासन करते थे भारत के अंदर न्याय संगत से और निष्पक्ष तरीके से। इसके अलावा ज्योतिराव फुले ने सुझाव दिया कि जो शूद्र हैं, शूद्र का मतलब ये हुआ कि जो श्रमिक जाति हैं, मेहनत करने वाली जो जाति हैं। इसके अलावा जो अति शूद्र हैं, इसका मतलब ये हुआ जो अछूत हैं, इनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनके बीच को भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए। और भेदभाव ख़त्म करने के लिए इन्होंने सब लोगों को संगठित करने का प्रयास किया, ठीक है। फुले द्वारा स्थापित किए गए अलग अलग समाज संगठन की बात करें तो सत्य शोधन समाज की स्थापना करते हैं ज्योतिराव फुले। तो सत्य शोधक समाज नामक जो संगठन है उसकी स्थापना कौन करते हैं? ज्योतिराव फुले। नाम आपको याद करना है। मैंने जो नाम बताया है ज्योतिराव फुले द्वारा जो कौन से समाज या संगठन की स्थापना करते हैं, तो जो संगठन का नाम है वो सत्य शोधक समाज, ठीक है। और इस संगठन के द्वारा समाज में लोगों के बीच में जो जातीय भेदभाव है उसको हटा करके समानता लाने का प्रयास करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो ज्योतिराव फुले किस प्रकार से जातिगत भेदभाव को हटा करके ख़त्म करके समाज में समानता लाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसकी हमने बात की है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखेंगे कि 1873 में 73 में ज्योतिराव फुले ने एक किताब लिखी जिनका नाम था गुलामगिरी। बुक का नाम क्या है? गुलामगिरी या गुलामी। 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा किताब लिखी गई। उस बुक का नाम है, आप याद रखेंगे, गुलामगिरी, ठीक है। तो ये बुक आपको याद रखनी है कि इस किताब का क्या नाम है, तो गुलामगिरी, ठीक है। इससे लगभग 10 साल पहले इससे 10 साल पहले जो अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, उसके बाद में अमेरिका में जो दास प्रथा ख़त्म हुई। कौन सी प्रथा? अमेरिका में जो दास प्रथा थी वो ख़त्म कर दी गई और फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को संदर्भित किए जो गुलाम थे और गुलामों से जिनको मुक्ति मिल गई थी, जिन्होंने लड़ाई की, संघर्ष किया, ठीक है। और इस तरह उन्होंने भारत की जो निम्न जातियाँ हैं और अमेरिका के जो काले गुलामों की जो कंडीशन है वो इस किताब में वर्णन करते हैं। दोनों की एक जैसी कंडीशन माननी है कि अमेरिका में जो निम्न
या काले लोग हैं उनकी और भारत के निम्न लोगों की जातियों की जो कंडीशन है वो सेम है। ये इस प्रकार से ज्योतिराव फुले अपनी किताबों में उनका वर्णन करते हैं। ऐसे समाज के अंदर बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं और जिस प्रकार जाति व्यवस्था की इन्होंने आलोचना की है, ठीक है, उसी प्रकार उन्होंने महिलाओं की कंडीशन सुधारने के लिए, मजदूरों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार से काम किया है। ये भी ध्यान रखना है आपको। पश्चिम भारत में देखें तो बी आर अम्बेडकर भी महत्वपूर्ण काम करते हैं। दक्षिण भारत के अंदर ई.वी. रामास्वामी नायकर, तो वो भी महान दलितों के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं और वो भी देश के अंदर जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते हैं और समाज में समानता का काम करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं कि मंदिरों में कौन जा सकता था। हेडिंग हो जाएगी मंदिरों में कौन जा सकता था। ठीक है, मंदिरों की उसमें क्या कंडीशन थी। अगर हम देखें तो मंदिरों में उस समय सारे लोग जाते नहीं जाते थे। क्या मंदिर भी जाति के हिसाब से बने हुए थे कि इस जाति के अंदर इस मंदिर में ये जाति वाले लोग जाएंगे। अगर हम देखें भीमराव अंबेडकर को, तो जो अंबेडकर हैं वो एक महान परिवार में इनका जन्म होता है और बचपन में उन्होंने इस बात पर बहुत नज़दीक से देखा है कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जो जातीय भेदभाव है वो होता जा रहा है। लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे कि पहले के रूप में जो लोगों के दिमाग में था कि भी हम निम्न जाति के हैं, लोगों में जो पूर्वाग्रह था उसको ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। स्कूल में उन्होंने कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठकर पढ़ना पड़ा क्योंकि वो एक नीच जाति से एक निम्न जाति के थे। उन्होंने देखा कि जो सवर्ण बच्चों के जो उच्च जाति के लोग हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं कमरे में बैठ करके, और उनको उस नल पर पानी पीने की इजाज़त नहीं थी जहाँ पर उच्च जाति के लोग पानी पीते थे, बच्चे पानी पीते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद में उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए इनको फेलोशिप मिल गई। क्या मिल गई? फेलोशिप मिल गई। और 1919 में वापस भारत आए और भारत आने के बाद में समकालीन समाज में उच्च जाति सतह, उस समय जो उच्च जाति है उनकी सतह पर उन्होंने काफ़ी लिखा। 1919 के अंदर उस समय के कंडीशन के बारे में लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। किस आंदोलन की? मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। और इसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। किस जाति के लोगों ने? महार जाति के लोगों ने भाग लिया इसमें। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला होते थे। दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे थे, तो ब्राह्मण लोगों को दुख हो रहा था कि ये जो दलित लोग हैं जो मंदिर के पानी का प्रयोग कर रहे हैं, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो ब्राह्मण लोगों को बड़ा दुख हो रहा था। तो 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की और उसमें विशेषकर जो भाग लिया है वो बाहर जाति के लोगों ने भाग लिया है। ये ध्यान रखना है आपको। तो इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि भारत के अंदर मंदिरों में जो प्रवेश कराने की जो बात है वो भीमराव अंबेडकर शुरू करते हैं। 1927 से लगाकर 1935 के बीच में मंदिरों में प्रवेश के लिए भीमराव अंबेडकर 3 बड़े आंदोलन करते हैं और पूरे देश में दिखाना चाहते हैं कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जो जकड़ है वो कितनी मजबूत है, उसको कैसे ख़त्म करना है। मंदिरों में प्रवेश के लिए भीमराव अंबेडकर काफ़ी आंदोलन करते हैं, महत्वपूर्ण 3 आंदोलन करते हैं। इसके बीच में तो एक संघर्ष उनका देखा जाता है कि अक्सर लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था उस समय, ऐसा भी पता लगता है। ठीक है, कहा जाता है कि जो मद्रोही हैं
वहाँ एक जो मंदिर बना हुआ है उसके प्रवेश द्वार के आसपास में किसी अछूत लोगों को भटकने नहीं दिया जाता। इस प्रकार की बात भी सामने आती हैं। तो ये उस समय की जातिगत विशेषताओं में से सबसे घटिया विशेषता मान लो कि लोगों को या लोगों के साथ में जातिगत भेदभाव होता था। ठीक है, अब बात करते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन। पढ़ेंगे हम गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो ब्राह्मण की बात करेंगे, गैर ब्राह्मण आंदोलन की, कि किस प्रकार से भारत में आंदोलन होते हैं, उन आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से होती है, तो उनकी बात करते हैं अपन। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे इसमें। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन की शुरुआत होती है। कब? 20वीं सदी के आरंभ में। और उस प्रयास में लोगों ने जो आंदोलन किए उसका फल हुआ, उनको फल जरूर मिला। दरअसल जो गैर ब्राह्मण जाति के लोग थे वो शिक्षा, धन और प्रभाव सबको देख रहे थे कि किस प्रकार से शिक्षा उनको नहीं मिल रही है। ठीक है, उनका तर्क था कि ब्राह्मण जो उत्तर से आए हैं उन आर्यों के आक्रमणों के वंशज हैं, तो उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देसी द्रविड़ नस्लों को हरा करके दक्षिण भूभाग पर अपनी विजय कर ली है। तो उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को चुनौती दी है। इस आंदोलन के माध्यम से उनका मानना था कि जो आर्य बाहर से आए हैं, यहाँ के जो मूल जो द्रविड़ लोग हैं उन पर हरा किया है और यहाँ पर अपनी सत्ता इस भूभाग पर आक्रमण करते हैं, वो लोग हैं। इसके अलावा जो पेरियार के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ईवी रामास्वामी, ईवी रामास्वामी, ये एक मध्य वर्गीय परिवार में बड़े हुए थे पेरियार, और अपने आरंभिक जीवन में वे सन्यासी थे। क्या थे? वे सन्यासी थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ा था रामास्वामी नायकर ने। ठीक है, बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं। ईवी स्वामी रामास्वामी कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं और उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की एक दावत में देखा कि बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतज़ाम किया हुआ था। कब? जब राष्ट्रवादियों द्वारा कोई आयोजित हो रहा था कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में देखा कि अलग अलग जातियों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, तो उनको दुख हुआ, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और देखा कि निम्न जातियों और उच्च जातियों में किस प्रकार से अलग अलग बैठने का इंतज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो पेरियार मतलब ये ईवी स्वामी को पेरियार भी कहते हैं। तो उनके दिमाग में लग गया कि अगर स्वाभिमान को बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो आंदोलन शुरू करते हैं अपने स्वाभिमान के लिए। मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूती है ऐसा माना जाता है, जिन्होंने ब्राह्मण ने अधीन कर लिया था। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुख्य सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, कि जो धार्मिक और धर्म को बढ़ावा देने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो समाज में जातिगत भेदभाव है, जो जातियाँ बनी हुई हैं वो ईश्वर के द्वारा बनी हुई हैं, ईश्वर ही ने बनाई हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो इस प्रकार से अछूत को या सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए पेरियार क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। जो पेरियार हैं वो हिंदू जो वेद पुराण हैं उनके कट्टर आलोचक थे। कहते हैं कट्टर आलोचक थे, ये ध्यान रखना है आप। कौन? पेरियार। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, जो संहिता हैं उसके वो विरोध आलोचक थे। इसके अलावा जो भगवत गीता है, रामायण है, इन सब के वो क्या थे? आलोचक थे। उनको बढ़िया नहीं लगती थी, उनका विरोध करते थे। भगवत गीता है, रामायण है। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पुस्तकों का सहारा लिया है, और इस किताबों के वो विरोध में हमेशा आलोचना करते थे कि जो हिंदू वेद पुराण है, संहिता है मनु द्वारा, भगवत गीता है, रामायण है, उनका विरोध करते थे पेरियार। इनका नाम था ईवी रामास्वामी नायकर।
ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।